नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी 2024 की परीक्षा के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के मिश्रित प्रश्नों की जो सीरीज हम चला रहे हैं उसका भाग 2 यहाँ पे हम कंप्लीट करने वाले हैं। इसका पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो अगर आपने इस सीरीज़ का पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसको जाकर आप ज़रूर देख लीजिएगा। जो आपकी साइंस वाली एनटीपीसी के लिए प्लेलिस्ट बनाई गई है उसमें आपको सभी वीडियो एक ही जगह पर मिल जाएंगे। अभी तक जितने भी साइंस की जो है क्लास करवाई गई है सभी आपको एक ही जगह पर एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। तो आज का हमारा है जो वीडियो है, आइए उसको शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के इस वीडियो में हमने कौन कौन से बेहतरीन फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, हेपेटाइटिस जो बीमारी होती है यह हमारे शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करती है। बेहतरीन प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, लीवर यानी कि यकृत को। बच्चों में प्रोटीन की कमी से या प्रोटीन की न्यूनता के कारण जो है कौन सा रोग उत्पन्न होता है। तो आप याद कर लीजिएगा, बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता के कारण जो है मैरेस्मस नामक बीमारी होती है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। उस विटामिन का नाम यहाँ पे पूछा गया है जिसकी जो है रक्त का थक्का बनाने में प्रमुख भूमिका होती है, यानी कि वह कौन सा विटामिन है जो ब्लड के क्लॉटिंग में रक्त का थक्का बनने में मदद करता है। तो इस विटामिन को हम बोलते हैं विटामिन के। तो इसके बारे में आप याद कर लीजिएगा। तथा विटामिन के का रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनोन। तो ये फैक्ट भी आप याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है। तो आप याद कर लीजिएगा, ऑक्सीजन का परिवहन करना। इसके बारे में आपको याद रखना है। जो हीमोग्लोबिन होता है इसका मेन कार्य क्या होता है, ऑक्सीजन का परिवहन करना। वह तत्व जिसकी सर्वाधिक आवश्यकता पादपों को यानी कि प्लांट्स को प्रोटीन बनाने के लिए होती है। तो आप याद कर लीजिएगा, नाइट्रोजन। प्रोटीन बनाने के लिए और पादपों को जो है सबसे अधिक आवश्यकता किसकी होती है, तो नाइट्रोजन की होती है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। इसके बाद आगे की स्लाइड आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको आप देख लीजिए ध्यान से। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं। यह जो पिक्चर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन पिक्चर है। यहाँ से प्रश्न प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे भी गए हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, अब गामा रेज से जब आप रेडियो वेव्स की तरफ बढ़ेंगे तो गामा रेज, एक्स रे, अल्ट्रा वायलेट रेज, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो। तो सबसे पहले ये बात कर लेते हैं गामा रेज की। तो जो गामा रेज हैं इनकी क्या खासियत होती है, तो इनकी जो वेवलेंथ होती है वो छोट होती है, यानी कि जो तरंग दैर्घ्य होती है इनकी, गामा रेज की तरंग दैर्घ्य बोलते हैं हम वेवलेंथ को। तो गामा रेज की जो तरंग दैर्घ्य होती है वो शॉर्टर होती है, छोट होती है, लेकिन इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है काफ़ी हाई होती है और इनकी जो एनर्जी होती है काफ़ी उच्च होती है, काफ़ी हाई होती है। तो जैसे जैसे हम गामा रेज से रेडियो वेव की तरफ बढ़ेंगे तो जो वेवलेंथ होती है वो बढ़ती जाएगी, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी है और एनर्जी है वह घटती जाएगी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं लास्ट में जो रेडियो वेव्स हैं, जो आपकी रेडियो तरंगे हैं, ये इनकी जो वेवलेंथ है, जो तरंग दैर्घ्य है वो सबसे लंबी हो जाएगी, वहीं इनकी जो फ्रीक्वेंसी है और जो एनर्जी है वो लोअर हो जाएगी, यानी कि कम हो जाएगी। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, यानी कि सबसे कम वेवलेंथ किसकी होती है, तो गामा रेज की होती है। सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होती है, तो रेडियो वेव्स की होती है। तो ये फैक्ट आप याद कर लीजिएगा, सबसे ज़्यादा जो तरंग दैर्घ्य होती है, जो वेवलेंथ होती है वो रेडियो वेव्स की होती है। वहीं सबसे ज़्यादा एनर्जी और फ्रिक्वेंसी आपकी गामा रेज की होती है, वहीं सबसे कम जो है फ्रिक्वेंसी और एनर्जी रेडियो वेव्स की होती है। तो ये क्रम आपको याद रखना है, गामा रेज, एक्स रे, अल्ट्रा वायलेट, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो। तो जैसे जैसे हम पीछे चलते जाएंगे वैसे वैसे जो है आपका ये परिवर्तन होता जाएगा, यानी कि गामा रेज से जैसे जैसे हम रेडियो वेव्स की तरफ बढ़ते जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि जो वेवलेंथ वो कम होती जाएगी और वेवलेंथ जो है बढ़ती जाएगी और जो फ्रिक्वेंसी है और जो एनर्जी है वह घटती जाएगी। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, चश्मा बनाने में प्रयोग किया जाने वाला प्रकाशीय कांच कौन सा है। तो फ्लिंट कांच आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो फ्लिंट कांच होता है इसका जो उपयोग है चश्मा बनाने में किया जाता है।
किसी द्रव में किसी पिंड का तैरना या डूबना किस पर निर्भर करता है? तो पिंड और द्रव्यमान के घनत्व के अंतर पर। तो आप याद रखिएगा। अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो काला दिखाई पड़ता है। और वह विद्युत चुंबकीय विकिरण जिसका उपयोग टेलीविज़न के दूरस्थ नियंत्रण यानी कि रिमोट कंट्रोल में किस प्रकार के विकिरण का उपयोग किया जाता है? तो आप याद कर लीजिएगा, इंफ्रारेड विकिरण यानी कि अवरक्त विकिरण का जो उपयोग है रिमोट कंट्रोल में किया जाता है। तो ये फैक्ट आप याद कर लीजिएगा। तथा यह जो अवरक्त विकिरण है यह विद्युत चुंबकीय विकिरण का एक प्रकार है। जो निकट दृष्टि दोष होता है इसके निवारण के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो आप याद रखिएगा, अवतल लेंस की सहायता से निकट दृष्टि दोष का निवारण किया जाता है। तो ये फैक्ट आप याद कर लीजिएगा। तो आइए इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहले निकट दृष्टि दोष की। इसको हम मायोपिया के नाम से भी जानते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। इसको जो है निकट दृष्टि दोष को मायोपिया भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, जो पास की वस्तु होती है वह स्पष्ट दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती हैं। तथा इसमें जो होता है निकट दृष्टि दोष में वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है रेटिना पर न बनकर रेटिना के पहले ही बन जाता है। तथा इसके निवारण के लिए किस प्रकार के लेंस का हम प्रयोग करते हैं? तो निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो ये फैक्ट सभी आपको याद रखना है। वहीं दूर दृष्टि दोष की अगर हम बात करें तो इसको हम हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। आप याद कर लीजिएगा, दूर दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। इसमें क्या होता है, दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है परंतु नज़दीक की जो वस्तु होती है वह स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती है। इसमें जो होता है वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है रेटिना पर नहीं बनकर रेटिना के पीछे बनता है। आपने देखा था कि निकट दृष्टि दोष में जो वस्तु का प्रतिबिंब होता है वह रेटिना के पहले बनता है, लेकिन दूर दृष्टि दोष में जो वस्तु का प्रतिबिंब होता है वह रेटिना के पीछे बनता है। तो दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। तथा दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए जो है किस लेंस का प्रयोग किया था? कन्वेक्स लेंस यानी कि उत्तल लेंस का जो प्रयोग है किया जाता है इसके निवारण के लिए। तो इस स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, ध्वनि तरंग का वेग सबसे अधिक किसमें होता है? तो एक चीज़ आप याद कर लीजिएगा, जो ध्वनि तरंगे होती हैं इनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। आप याद कर लीजिएगा, डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि जो ध्वनि तरंगे होती हैं ये निर्वात में संचरण नहीं कर सकती, निर्वात में ये नहीं चल सकती हैं। इनके चलने के लिए, इनके संचरण करने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। तो जो ध्वनि तरंगे होती हैं ये ठोस में सबसे अधिक वेग इनका होता है, जो चाल इनकी होती है ठोस में सबसे ज़्यादा होती है, फिर तरल में होती है और सबसे कम इनकी जो चाल होती है वो गैस में होती है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। तो ठोस में सबसे अधिक चाल होती है ध्वनि तरंगों की। तथा जो प्रकाश होता है, जो लाइट होती है उसकी निर्वात में चाल सर्वाधिक होती है। प्रकाश की जो चाल होती है, जो लाइट की चाल होती है वो निर्वात में सर्वाधिक होती है। इसके बाद अगला प्रश्न है, जो बस ड्राइवर होते हैं उनके पास जो मिरर लगा होता है, जो दर्पण लगा होता है वह किस प्रकार का होता है? आपसे पूछा जा रहा है। तो आपने देखा होगा कि जो ड्राइवर होते हैं या कार चालक होते हैं उनके बगल में एक छोटा सा मिरर लगा होता है पीछे का यातायात देखने के लिए। तो यह तो कहने को एक छोटा सा मिरर होता है, लेकिन इसमें पीछे का जो संपूर्ण यातायात है, बहुत बड़ा जो पीछे का दृश्य होता है वो केवल एक छोटे से शीशे में आकर समा जाता है। आपने देखा होगा। तो यह किस प्रकार का दर्पण होता है? तो यह जो है उत्तल दर्पण का एग्जाम्पल होता है। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। पीछे का यातायात देखने के लिए जो बस ड्राइवर होते हैं, जो कार चालक होते हैं, उनके बगल में जो शीशा होता है वह उत्तल दर्पण होता है, यानी कि कन्वेक्स मिरर होता है। वहीं आगे की हेडलाइट में, जो गाड़ियों की आगे की हेडलाइट होती है, इनमें कौन सा मिरर लगा होता है? तो अवतल दर्पण लगा होता है। तो इसके बारे में भी आप याद कर लीजिएगा। गाड़ियों की जो आगे की हेडलाइट होती है, आगे वाली जो हेडलाइट होती है उसमें अवतल दर्पण होता है। वहीं जो साइड में मिरर लगा होता है पीछे का यातायात देखने के लिए, पीछे का ट्रैफिक को देखने के लिए, वह उत्तल दर्पण होता है। तो दोनों आपको याद रखना है। एलपीजी किसका मिश्रण होता है? जो द्रवित पेट्रोलियम गैस होती है यह किसका मिश्रण होती है? तो यह एथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होती है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो आप याद कर लीजिएगा, रक्त का पीएच मान लगभग 7.4 होता है। और जो हमारा रक्त होता है हल्का सा क्षारीय होता है। आप याद कर लीजिएगा, रक्त जो है हल्का सा क्षारीय होता है। स्तनी जो मैमल्स होते हैं, जो स्तनी होते हैं,
इनके हृदय में कुल कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो 4 प्रकोष्ठ होते हैं। स्तनियों में यानी कि मैमल्स में हृदय प्रकोष्ठ की संख्या टोटल 4 होती है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, इसको आप याद कर लीजिए। ये स्लाइड भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे खोज और खोजकर्ताओं के नाम दिए गए हैं। तो यहाँ से प्रश्न आपके एनटीपीसी के परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो किण्वन की जो प्रक्रिया होती है उसकी खोज की गई थी लुई पास्चर के द्वारा। पेनिसिलिन की खोज की गई थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था स्लाइडेन व स्वान के द्वारा। विटामिन का खोजकर्ता फंक हो जाएंगे। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की गई थी अल्टमैन के द्वारा। गोल्जी काय की खोज की गई थी कैमिलो गाल्जी के द्वारा। वह पोलियो के टीके की खोज की गई थी जोनास साल्क के द्वारा। इसके अलावा यहाँ पे कुछ रासायनिक तत्व हैं, उनका जो मेडिकल क्षेत्र में यानी कि चिकित्सीय उपयोग क्या क्या होता है इसको भी देख लेते हैं। तो फास्फोरस जो 32 होता है, रक्त कैंसर के उपचार में इसका उपयोग होता है फास्फोरस 32 का। आयोडीन 131 का जो उपयोग होता है यह थायराइड ग्रंथि के उपचार के लिए होता है। कोबाल्ट 60 का उपयोग भी रक्त कैंसर के इलाज के लिए होता है। सोडियम 24 का इस्तेमाल रक्त व्यक्तिक्रम के इलाज के लिए होता है। वहीं आर्सेनिक 74 का जो प्रयोग है ट्यूमर की पहचान करने के लिए किया जाता है। तो इस स्लाइड का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। वह तत्व जो लगभग उन सभी अम्लों में निश्चित रूप से उपस्थित होता है, तो वह तत्व आपका हो जाएगा हाइड्रोजन। जो हाइड्रोजन तत्व होता है लगभग सभी अम्लों में निश्चित रूप में आपको देखने को मिलेगा, यानी कि यह सभी अम्लों में उपस्थित रहता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है, घड़ी में प्रयोग होने वाला क्वार्ट्ज क्रिस्टल किसका बना होता है? तो आप याद कर लीजिएगा, घड़ी में जो क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड के बने होते हैं। किसके? तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड के। बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो एल्यूमिनियम का अयस्क है। ऑक्टेन संख्या जो है पेट्रोल की गुणवत्ता से संबंधित है, वहीं सीटेन संख्या आपकी डीजल की गुणवत्ता से है। तो दोनों आपको याद रखना है, सीटेन संख्या डीजल की गुणवत्ता से हो जाएगी, डीजल की गुणवत्ता से, वहीं ऑक्टेन संख्या आपकी पेट्रोल की गुणवत्ता से। सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक कौन कौन से पाए जाते हैं? तो कार्बन मोनोऑक्साइड व बेंजीन। कार्बन मोनोऑक्साइड व बेंजीन ये 2 इम्पॉर्टेंट पॉल्यूटेंट होते हैं, प्रदूषक होते हैं, जो सिगरेट के धुएं में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। एलपीजी सिलेंडर में जब रिसाव होता है तो आपने देखा होगा कि एक प्रकार की दुर्गंध निकलती है जिससे हमें रिसाव का पता चलता है। तो वह दुर्गंध किसकी होती है? तो वह दुर्गंध मिथाइल मरकैप्टेन की होती है। तो आप याद कर लीजिएगा, मिथाइल मरकैप्टेन की वह दुर्गंध होती है जिससे हमें रिसाव का पता चलता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, ग्राफीन क्या होता है? तो यह कार्बन का एक नैनो प्रतिरूप होता है ग्राफीन। वह बहुलक जिसका प्रयोग बुलेट प्रूफ खिड़की या जैकेट बनाने में किया जाता है। तो आप याद कर लीजिएगा, पॉलीकार्बोनेट का जो उपयोग है बुलेट प्रूफ खिड़की या जैकेट बनाने में होता है। पादप में उपस्थित कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो जो पौधे होते हैं, जो पादप होते हैं, उनकी जो कोशिका भित्ति होती है यह सेलुलोज की बनी होती है। तो ये फैक्ट आप याद कर लीजिएगा। एक चीज़ आप याद कर लीजिएगा, जंतु कोशिका और पादप कोशिका में मेन डिफरेंस क्या होता है? जंतु कोशिका और पादप कोशिका में मेन डिफरेंस होता है कोशिका भित्ति का। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, लेकिन जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न आपके सामने है, मानव शरीर के परिसंचरण तंत्र का वह भाग जिसमें ऑक्सीजन रहित बिना ऑक्सीजन के रक्त का प्रवाह होता है, तो उसको हम बोलते हैं महाशिरा। तो महाशिरा में जो है ऑक्सीजन रहित रक्त का प्रवाह होता है। जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस प्रकार का लेंस हम प्रयोग में लाते हैं? तो जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए द्विफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है, द्विफोकल। मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाने वाला आयन कौन सा हो जाएगा? तो कैल्शियम आयन। आप याद कर लीजिएगा, कैल्शियम आयन जो है मानव शरीर में प्रचुरता में पाया जाने वाला आयन होता है। वह विटामिन कौन सा है जो किसी सपने को पर्याप्त समय तक याद रखने में सहायक होता है? विटामिन की एक अलग से क्लास मैंने अपलोड की हुई है। विटामिन के बारे में अगर आपको संपूर्ण जानकारी चाहिए, जो प्रश्न आपके एनटीपीसी के लिए इंपॉर्टेंट है, उनको आप देख सकते हैं। विटामिन वाला जो वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है। तो विटामिन जो B6 होता है, जिसका रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन होता है,
यह सपने को पर्याप्त समय तक याद रखने में सहायता करता है। तो इसके बारे में आप याद कर लीजिएगा, विटामिन B6, इसका रासायनिक नाम होता है पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन। पित्ताशय में आपने देखा होगा कि कभी कभी जो पत्थर या स्टोन हो जाता है, तो यह जो स्टोन होता है किसके पाचन को प्रभावित करता है, तो वसा के पाचन को, फैट के पाचन को प्रभावित करता है। शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर कहाँ पर भंडारित होता है, तो हमारे शरीर का जो अतिरिक्त ग्लूकोज होता है यह ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर यकृत में भंडारित होता है। तो आप याद कर लीजिएगा, जो ग्लूकोज होता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में यकृत में भंडारित रहता है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। डीएनए में उपस्थित यौगिक जो अमीनो अम्ल बनाता है, तो यह यौगिक हो जाएगा टायरोसिन। टायरोसिन यह यौगिक है जो अमीनो अम्ल बनाता है और यह डीएनए में उपस्थित रहता है। तो इसका नाम हो जाएगा टायरोसिन। इसको आप याद कर लीजिए, यह स्लाइड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक तरफ जांच दी गई है और किस अंग से संबंधित वह जांच है, यहाँ से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ईईजी की जो जांच होती है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, यह हमारे मस्तिष्क से रिलेटेड, हमारे ब्रेन से रिलेटेड जांच होती है ईईजी की। तो वहीं ईसीजी की जांच होती है हृदय से रिलेटेड, ईसीजी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ईओजी को बोलते हैं हम इलेक्ट्रोओकुलोग्राफी, यह आँख की जांच होती है, हमारे आँख की जांच होती है। बीएमडी की जांच हमारी अस्थि यानी कि हमारे बोन से रिलेटेड होती है। मैमोग्राम की जांच हमारे वक्ष से रिलेटेड होती है। आर्डियोग्राम की जांच हमारे कान से रिलेटेड होती है। वहीं ईएमजी इलेक्ट्रोमायोग्राफी की जांच हमारे मसल्स यानी कि मांसपेशियों से रिलेटेड होती है। तो इन सभी जांचों को आप याद कर लीजिएगा, किस अंग से संबंधित ये सभी जांच हैं। प्रीवियस ईयर में यहाँ से प्रश्न बने हैं और आगे भी आपकी परीक्षा में प्रश्न बन सकते हैं, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन, मृग मरीचिका, एंडोस्कोप, यह किस पर आधारित हैं, तो ये सभी आपके प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करते हैं। तो आप याद कर लीजिएगा, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन, मृग मरीचिका और एंडोस्कोप, ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं, तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर ये सभी आधारित हैं। दर्पण, आपको उस दर्पण का नाम बताना है जो वाहनों में पृष्ठ दृष्टि दर्पण के रूप में प्रयोग होता है। तो मैंने आगे डिस्कस किया था, पहले जो मैंने बताया था आपको, उसमें मैंने आपको बताया था कि गाड़ियों में जो पीछे का दृश्य होता है उसको देखने के लिए, पीछे का ट्रैफिक देखने के लिए उत्तल दर्पण का जो प्रयोग है वह किया जाता है। जो ड्राइवर होते हैं, ड्राइवर की सीट के बगल में बाहर की तरफ एक आईना लगा होता है जो उत्तल दर्पण का होता है। यह पीछे के ट्रैफिक को देखने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अधिकतम ऊर्जा वाला विद्युत चुंबकीय विकिरण कौन सा है, तो मैंने आपको बताया था पहले ही स्लाइड में, जो मैंने आपको फ़ोटो दिखाई थी ना स्लाइड वाली, तो उसमें हमने देखा था कि जो गामा रेज होती हैं इनकी जो फ्रिक्वेंसी होती है, इनकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है, हाइयर होती है, फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है और इनकी एनर्जी भी सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन इनकी जो वेवलेंथ होती है, इनकी जो तरंग दैर्ध्य होती है सबसे कम होती है। तो ये चीज़ आप याद कर लीजिएगा। वहीं लास्ट में से सबसे आपके रेडियो वेव्स, यानी कि आपकी रेडियो वेव्स का मतलब क्या हो गया, रेडियो तरंगे जो थी इसका ठीक उल्टा हो जाएगा, यानी कि रेडियो तरंगों की जो वेवलेंथ होती है, तरंग दैर्ध्य होती है सबसे ज़्यादा होती है सभी तरंगों से, लेकिन इनकी फ्रिक्वेंसी सबसे कम होती है और रेडियो वेव्स की जो एनर्जी लेवल होता है यह भी सबसे कम होता है। तो ये डिफरेंस आप याद कर लीजिएगा। तो अधिकतम ऊर्जा वाला विद्युत चुंबकीय विकिरण क्या हो जाएगा, गामा किरण। तो इसके बारे में आप याद कर लीजिएगा, गामा रेज। परमाणु बम का कार्यकारी सिद्धांत यूरेनियम का नाभिकीय विखंडन है, जबकि हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है, इसका कार्यकारी सिद्धांत क्या होता है, तो ड्यूटेरियम का नाभिकीय संलयन। एक चीज़ आप याद कर लीजिएगा, परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है, लेकिन हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर कार्य करता है। तो ये डिफरेंस आपको याद रखना है। आज के सेशन का लास्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, वर्णांधता जिसको हम कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं किस प्रकार का रोग है, तो यह एक आनुवांशिक रोग होता है। तो आप याद कर लीजिएगा, इसमें जो है कलर को पहचानने में दिक्कतें आती हैं, तो यह एक आपका आनुवांशिक रोग होता है। तो दोस्तों यह जो सीरीज़ है आपके फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के मिक्स प्रश्नों की काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए,
क्योंकि इसमें प्रश्नों के अलावा कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को भी कवर करवाया जाता है जो रेलवे भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो यह इसका भाग 2 था, इसको हमने कंप्लीट कर लिया है। आई होप इस सीरीज़ को आप इंजॉय कर रहे होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।